प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित सहपाठी साथियों के लिए हिंदी गद्य की विधाएं पर चर्चा करने वाला हूं। अर्थात यहाँ पर हम लोग आज इस रिकॉर्डिंग में हिंदी गद्य की विविध विधाएं को अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका उद्देश्य, प्रस्तावना, साहित्य और वांग्मय देख लिए हैं। ठीक, साथ ही साथ हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं 1-1 घंटा का। अब ये जो है तीसरा वीडियो है। यहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग नाटक का वर्गीकरण तक पहुँचे थे। नाटक विधा को देखते हुए उसके वर्गीकरण तक पहुँचे थे। यहाँ से इस वीडियो में हम लोग नाटक का वर्गीकरण अध्ययन करेंगे। ठीक, नाटक का वर्गीकरण, फिर रेडियो नाटक, दूरदर्शन नाटक, एकांकी देखेंगे, उपन्यास देखेंगे, उपन्यास विधा पर चर्चा किया जाएगा, कहानी विधा पर चर्चा होगी, साथ में लघु कथा, निबंध, आलोचना, रेखा चित्र और संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी, यात्रा वृत्त, रिपोर्ताज, सारांश, शब्दावली, उपयुक्त पुस्तकें, बोध, गम्य, प्रश्न, ये सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, नाटकों का वर्गीकरण। ठीक, नाटक के भेद करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि नाटक उस रूप में साहित्य का अंग नहीं जिस रूप में कहानी, उपन्यास या कविता आदि है। नाटक की दृश्यता इसे साहित्य की अन्य विधाओं से भिन्न धरातल पर ला खड़ा करती है। नाटक का लिखित आलेख संपूर्ण नाट्य नहीं है। संपूर्ण नाट्य तो तब बनता है जब नाटककार द्वारा लिखित नाट्य लेख को निर्देशक अभिनेताओं के सहयोग से रंगमंच पर प्रेक्षक समुदाय के सामने प्रस्तुत करता है। अब हम देखेंगे कि किन आधारों पर नाटक के भेद किए जा सकते हैं। एक आधार तो विषय वस्तु हो सकता है। विभिन्न विषयों को लेकर नाटकों की रचना की जा सकती है। यदि नाटक का विषय ऐतिहासिक हो तो उसे हम ऐतिहासिक नाटक कहेंगे, और यदि सामाजिक हो तो उसे हम सामाजिक नाटक कहेंगे। इस प्रकार नाटक के धार्मिक, पौराणिक आदि भेद भी किए जा सकते हैं। नाट्य का दूसरा वर्गीकरण नाटक की मंची प्रस्तुति को ध्यान में रखकर भी किया जाता है, क्योंकि नाट्यालय लेख नाटक का लिखित रूप को नाट्य बनाने के लिए रंगमंच पर उसकी प्रस्तुति प्रायः आवश्यक मानी गई है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि रंगमंच कई प्रकार के होते हैं। खुला रंगमंच, बॉक्स रंगमंच, बंद रंगमंच, चक्राकार या एक ही स्थान पर चक्र की तरह चारों ओर घूमने वाला रंगमंच आदि। ठीक, कई नाटक लिखे ही इस तरह जाते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के रंगमंच पर ही प्रस्तुत हो सकते हैं। जैसे चक्राकार रंगमंच पर प्रस्तुत होने वाले नाटक में यह विशेषता होगी कि वह केवल एक ओर से ही दर्शकों के सामने नहीं होगा, बल्कि मंच के चारों ओर दर्शक बैठे होंगे और अभिनेता इस प्रकार अभिनय करेंगे कि चारों ओर बैठे दर्शकों को देख सकें, उन्हें अभिनय दिखा सकें। स्पष्ट शब्दों में हर ओर बैठा दर्शक अभिनेताओं के क्रियाकलाप को देख सकेगा। ठीक, रेडियो नाटक
नाटक को रंगमंच पर देखने के अलावा आप रेडियो पर भी अक्सर नाटक सुनते होंगे। रेडियो नाटक रंगमंची नाटक से अलग एक नई विधा है। मूलतः नाटक दृश्य विधा है, किंतु रेडियो नाटक में शब्द और ध्वनि का विशेष महत्व है। रेडियो नाटक रंगमंची मतलब रेडियो नाटक मंची नाटक से इस अर्थ में भिन्न है कि जहां मंची नाटक में विभिन्न मंची उपकरण का उपयोग होता है तथा अभिनेताओं के अभिनय, हाव भाव, गति आदि के द्वारा दर्शकों तक बात पहुंचाई जाती है, वहां रेडियो नाटक में केवल ध्वनि के माध्यम से ही सब कुछ करना होता है। इसमें ध्वनि के द्वारा ही अभिनेताओं का चलना फिरना, हंसना, रोना, आह भरना आदि प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो नाटक बहुत हद तक संवादों पर ही भी निर्भर करता है। रेडियो नाटक के संवाद लेके ही इस प्रकार जाते हैं कि उसमें ऐसी बातें, ऐसे संकेत दे दिए जाएं जिनकी मंची नाटक में आवश्यकता नहीं होती। जैसे मंची नाटक पर यदि कोई अभिनेता फटे कपड़े पहन कर आता है तो दर्शकों को देखने मात्र से ही पता चल जाता है कि उसने फटे कपड़े पहन रखे हैं, जबकि रेडियो नाटक में इस स्थिति की अभिव्यक्ति किसी पात्र के संवाद से ही करनी पड़ेगी। रेडियो नाटक के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विभिन्न भावपूर्ण स्थितियों की अभिव्यक्ति के लिए पार्श्व संगीत का बहुत उपयोग होता है, जैसे किसी की मृत्यु पर करुण संगीत का बजना, किसी आश्चर्यजनक घटना पर चौंकाने वाली धुन का बजना आदि। रेडियो नाटक रंगमंची नाटक से इस अर्थ में भी इस भिन्न है कि रंगमंची नाटक में तो अन्य ललित कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य आदि सम्मिलित रहती है, किंतु रेडियो नाटक में इनका उपयोग उस रूप में नहीं किया जा सकता। केवल ध्वनि के सहारे नृत्य की गति का बोध कराया जा सकता है। दूरदर्शन नाटक आजकल तो आप लगभग हर रोज रात को दूरदर्शन पर नाटक देखते होंगे। अब तो दूरदर्शन पर धारावाहिक नाटक दिखाए जाते हैं जिन्हें सीरियल कहा जाता है। दूरदर्शन नाटक भी नाटक की एक नई विधा है जो फिल्म के अधिक करीब है। दूरदर्शन नाटक और रंगमंची नाटक में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि दूरदर्शन नाटक में कैमरे का इस्तेमाल होता है। यहाँ हर चीज कैमरे की आंखों से ही देखी जाती है। यह बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि दूरदर्शन में और फिल्म में भी कैमरा ट्रिक का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि रंगमंच पर सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि रंगमंच की अपनी सीमाएं हैं, किंतु दूरदर्शन पर लगभग सभी कुछ दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि रंगमंच पर कश्मीर का दृश्य दिखाना हो तो यह कार्य पर्दे के द्वारा संपन्न हो सकता है, किंतु दूरदर्शन पर यह यथार्थ दृश्य के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक। तीसरा अंतर यह है कि रंगमंच पर अभिनेताओं और दर्शकों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि कोई अभिनेता मंच पर कोई भूल कर बैठे तो वह साफ दिखाई देगी और उससे नाट्य प्रस्तुति में भी अंतर आ जाएगा। लेकिन दूरदर्शन नाटक में ऐसी भूल की गुंजाइश प्रायः नहीं रहती, क्योंकि भूल हो जाने की स्थिति में यहाँ दृश्य को बार बार शूट किया जाता है, तब कहीं जाकर ओके होता है। ठीक। एकांकी मतलब एक अंक वाली विधा है नाटक की। एकांकी हिंदी एकांकी पूर्ण रूप से एक नई विधा है। आधुनिक कहानी की भांति हिंदी एकांकी पर भी पश्चिमी का प्रभाव है। कुछ आलोचकों के मत में एकांकी को पश्चिम से जोड़ना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि रूपक और उपरूपक के कुछ भेद यथा व्यायोग, भाण, प्रहसन, विधि, षटक, विलासिका,
प्रकारिका आदि एक ही अंक के थे। अतः भारत में एकांकी की परंपरा रही है। भास का उरुभंग और मध्य व्यायोग एकांकी के निकट हैं, किंतु तुलना करने पर आधुनिक एकांकी एवं संस्कृत के रूपक में स्पष्ट अंतर दिखता है। कथा वस्तु एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से रूपक एवं एकांकी में अंतर है। आधुनिक एकांकी की मूल प्रेरणा जीवन का द्वंद्व और संघर्ष है। आधुनिक एकांकी की मूल प्रेरणा जीवन का द्वंद्व और संघर्ष है। मानसिक विश्लेषण को आधार बनाकर आधुनिक एकांकी जीवन की अभिव्यक्ति को अपना मुख्य उद्देश्य मानता है। संस्कृत के रूपक में संघर्ष या द्वंद्व का प्रायः अभाव था। एकांकी का उद्भव एवं विकास पश्चिम में भी नया ही है। ठीक, पश्चिम में प्राचीन काल में बड़े बड़े नाटक ही खेले जाते थे। नाटक के बीच दृश्य परिवर्तन के लिए समय निकालने के लिए छोटे नाटक खेले जाते थे, जिन्हें कर्टन रेंजर्स कहते थे। ऐसे नाटकों का स्वतंत्र विकास वहाँ भी नहीं हो पाया। आप सोच रहे होंगे कि एकांकी का विकास क्यों हुआ? इसका उत्तर है समय की कमी के कारण। विश्व युद्ध के बाद आधुनिक विज्ञान के युग में मनुष्य के पास समय की कमी हो गई। जीवन की भाग दौड़ में वह कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है। यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए भी वह कम से कम समय देना चाहता है। वर्तमान युग में व्यक्ति की व्यस्तता और समय के अभाव के कारण अनेक ऐसी विधाओं का विकास हुआ जो आकार में लघु हैं। एकांकी का विकास भी इसी कारण हुआ है। प्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी में लिखते हैं कि एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से चरम सीमा तक पहुंच जाती है। एकांकी में एक संपूर्ण कार्य एक ही स्थान और समय में होना चाहिए। एकांकी में वर्णित कथा वस्तु अलग अलग स्थानों एवं काल में घटित नहीं होना चाहिए। अधिकांश एकांकी एक ही अंक और एक ही दृश्य में समाप्त हो जाते हैं, जिससे प्रभाव की एकता एवं घटना की एक सूत्रता बनी रहती है। नाटक के समान एकांकी के भी 6 तत्व हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा चरित्र, तीसरा परिवेश है, चौथा संरचना शिल्प है, पांचवा रंगमंचीयता, छठा है प्रतिपादय। लेकिन नाटक के समान एकांकिक में न तो कथा वस्तु के विस्तार का अवकाश रहता है और न ही पात्रों की बहुलता का। ऐसा भी नहीं कि नाटक को छोटा करके एकांकी बना लिया जाए। एकांकी सर्वथा स्वतंत्र विधा है। नाटक में घटनाओं की बहुलता रहती है, जबकि एकांकी पात्र, घटना, संवाद आदि की दृष्टि से सीमित होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, किंतु एकांकिक में एक ही अंक होता है। कथानक एकांकी का कथानक भी इतिहास, राजनीति, पुराण, लोकतंत्र, समाज या चरित्र विशेष से लिया जा सकता है। उक्त संबंध जीवन के किसी एक घटना या पहलू से होता है। इसके कथानक के मुख्य 5 भाग होते हैं। पहला प्रारंभ, दूसरा नाटकीय स्थल, तीसरा द्वंद्व, चौथा चरम सीमा, पांचवा परिणति। उदाहरण के लिए हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी दीपदान को लेंगे। दीपदान आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा, मेरे पास है। ठीक, इसमें दीपदान में कथानक एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। कथानक का विस्तार इसमें नहीं है। पन्नाधाय द्वारा चित्तौड़ के राजकुमार की जीवन रक्षा के लिए अपने पुत्र को बलिदान करना ही इसकी कथा वस्तु है, पर इसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक, कथानक का प्रारंभ नाटकीय ढंग से
तुला तुल्या भवानी की पूजा के अवसर पर होता है। शामली का आकार पन्नाधाय से यह कहना कि सिपाहियों ने महल को चारों ओर से घेर लिया है नाटकीय स्थल है। कथानक में द्वंद्व उस समय आता है जब पन्ना कुंवर की जगह अपने पुत्र चंदन को सुलाने की बात कर सोचती है। कथानक में रणवीर द्वारा चंदन पर तलवार से आघात करना चरम सीमा है। चरित्र चित्रण एकांकी में पात्रों की बहुलता नहीं रहती। साधारणतया एक ही मुख्य पात्र होता है। मुख्य पात्र के आगे पीछे सारी घटनाएं घूमती है। दीपदान में पन्ना ही मुख्य पात्र है। उसके कार्य एवं संवादों से उसका चरित्र उभरा है। पन्ना के दृढ़ स्वामी भक्त एवं राष्ट्र भक्त चरित्र के साथ रणवीर के अत्याचारी रूप को उभार कर एकांकीकार ने चरित्रों की स्पष्ट पहचान कराई है। परिवेश एकांकी में किसी कार्य विशेष की प्रधानता रहती है। यह कार्य किसी काल विशेष में घटित होता है और इसके घटने का कोई स्थान होता है। इसमें देश काल और वातावरण अथवा परिवेश इन्हें देश काल और वातावरण अथवा परिवेश कह सकते हैं। ऐतिहासिक एकांकियों में तो परिवेश का और भी अधिक महत्व होता है। एकांकी में एक स्थान, एक कला एवं कार्य की प्रधानता रहती है। दीपदान एकांकी से आप स्पष्ट पहचान सकते हैं कि इसमें एक स्थान मेवाड़, एक कला तथा एक कार्य की योजना की गई है। राजा परिवार से संबंधित परिवेश का यथार्थ चित्रण इस एकांकिक में है। संरचना शिल्प आप जान चुके हैं कि संरचना शिल्प का संबंध एकांकी की भाषा शैली और संवाद योजना से है। भाषा शैली प्रत्यक्ष प्रदर्शन की विधा होने के कारण एकांकी की शैली नाटकीय होती है। इसमें विचारों भावों की अभिव्यक्ति केवल भाषा के द्वारा ही नहीं, पात्रों के वेशभूषा, उनकी भाव भंगिमा, कार्य, रंगमंच के दृश्य और वातावरण, गीत संगीत, ध्वनि प्रकाश आदि के द्वारा भी होती है। रेडियो के लिए लिखे जाने वाले एकांकियों की शैली मंच पर खेले जाने वाले एकांकियों की शैली से भिन्न होती है। रेडियो में ध्वनि का विशेष महत्व है, जबकि मंच पर अभिनीत होने वाले एकांकियों में रंग निर्देश का। ठीक, कुछ एकांकी ऐसे भी होते हैं जो पहले रेडियो पर प्रसारण के लिए लिखे जाते हैं और बाद में उन्हें मंच के अनुरूप बना लिया जाता है। उस स्थिति में उनके शिल्प में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दीपदान ऐसा ही एक एकांकी है। पहले रेडियो के लिए लिखा गया, फिर बाद में इसे रंगमंच के लिए बना लिया गया। ठीक, उसके शिल्प विधा में चेंज कर दिया गया। एकांकी की भाषा सहज, स्वाभाविक, सजीव और रोचक होनी चाहिए। भाषा जनजीवन के जितना निकट होगी उसे समझना उतना ही सहज होगा। एकांकी की भाषा भावों की अभिव्यक्ति के साथ चरित्र चित्रण का साधन भी है। उसी के द्वारा पात्रों के स्वभाव की विशेषताओं, गुण, दोषों आदि पर भी प्रकाश पड़ता है। इसलिए एकांकी के प्रत्येक पात्र की अपनी भाषा होती है। सभी पात्रों के लिए समान भाषा से एकांकी की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। अच्छे एकांकियों में भाषा पात्रों के अनुसार बदलती है। ठीक, संवाद एकांकीकार कम से कम संवादों में भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। संवाद परिस्थिति एवं पात्रों की मनोदशा को प्रकट करने वाले होने चाहिए। दीपदान एकांकी के मुख्य पात्र पन्ना के संवाद उसके चरित्र की दृढ़ता को प्रकट करते हैं। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, यहाँ आग की लपटें नाचती हैं। रंग मंचीयता अथवा अभिनेता मतलब रंगमंचीयता अथवा रंग अभिनेता। नाटक के समान रंगमंचीयता एकांकी का भी प्राण तत्व है। एकांकीकार के लिए अभिनेता अथवा रंगमंचीयता का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि नाटककार के लिए। एकांकी की वास्तविक सफलता भी रंगमंच पर अभिनीत होने में ही है। एकांकी में संक्षिप्तता आवश्यक है, अतः एकांकीकार के रंग निर्देश
संक्षिप्त होने चाहिए। एकांकी के लिखित रूप को निर्देशक, अभिनेताओं तथा अन्य रंगकर्मियों के सहयोग से रंगमंचों तक संप्रेषित करता है, अतः उसकी सफलता अभिनेताओं के अभिनय पर निर्भर करती है। प्रतिपाद्य एकांकीकार अपनी रचना के द्वारा कोई न कोई संदेश देता है। वह स्पष्ट शब्दों में न कहकर कथानक, कार्य, व्यापार, चरित्र आदि के माध्यम से अपना उद्देश्य दर्शकों, पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। एकांकीकार ने एकांकिक में क्या कहा है, यह एकांकी को ठीक से समझने पर पता चलेगा। दीपदान एकांकी को ही ले ले। इसमें त्याग एवं बलिदान का आदर्श रखा गया है। देश के लिए पुत्र जैसे अनमोल रत्न को भी मां ने बलिदान कर दिया। देश की बलिवेदी पर सर्वस्व त्याग की प्रेरणा देना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। नाटक और रंग एकांकी में अंतर। नाटक और एकांकिक 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 में कुछ मूलभूत अंतर हैं। देखिए, नाटक और एकांकी दो खाना बना लीजिए। ठीक, पहला नाटक, दूसरा एकांकी। नाटक की पृष्ठभूमि का कथानक विस्तृत होता है, जबकि एकांकिक में पृष्ठभूमि अथवा कथानक के विस्तार का अवसर नहीं रहता। नाटक में जीवन के विविध पहलुओं पर विचार किया जाता है। नाटक में जीवन के विविध पहलुओं पर विचार किया जाता है, जबकि एकांकिक में जीवन के किसी एक पक्ष पर विचार किया जाता है या किसी एक पक्ष को लिया जाता है। ठीक, नाटक में अनेक पात्र होते हैं। एकांकिक में कम से कम पात्रों को रखा जाता है या रखे जाते हैं। ठीक, नाटक में छोटी छोटी घटनाओं का विवरण दिया जा सकता है। जबकि एकांकिक में छोटी छोटी घटनाओं का विवरण नहीं दिया जा सकता है। नाटक में किसी विचार को विस्तार से प्रस्तुत किया जा सकता है। जबकि एकांकिक में विचार को संकेत द्वारा रखा जा सकता है। नाटक में स्थान और काल की सीमा का विस्तार हो सकता है। नाटक में स्थान और काल की सीमा का विस्तार हो सकता है, परंतु एकांकिक में स्थान, समय और घटना के विस्तार के लिए अवसर नहीं रहता है। संक्षिप्त एकांकी के लिए आवश्यकता है, एकांकी की आवश्यकता है संक्षिप्तता। ठीक, बोधगम्य प्रश्न को देखते हुए हम अगली विधा पर पहुंच रहे हैं। उपन्यास साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। आप में से कुछ लोगों ने अवश्य ही कोई न कोई उपन्यास पढ़ा होगा। जैसे हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में चित्रलेखा उपन्यास को देखा था। ठीक, द्वितीय सेमेस्टर में। ठीक, चित्रलेखा उपन्यास को देखा था। उपन्यास पढ़ते समय ऐसा महसूस किया होगा कि जैसे आपकी अपनी ही बात कथा के माध्यम से कही जा रही हो। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि उपन्यास की कथा एवं पात्र आपके परिवेश से ही हैं। यही नहीं, आप उपन्यास के पात्रों के सुख दुख से प्रभावित ही होते हैं। ऐसा क्यों है? वास्तव में उपन्यास के माध्यम से लेखक मानव जीवन की तस्वीर को इस निपुणता से प्रस्तुत करता है कि हम उसमें डूब जाते हैं और उसमें वर्णित कथा हमें अपनी सी लगने लगती है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने उपन्यास के बारे में अपना यह मत प्रकट किया है
मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण किया जा सकता है, अतः उसका आकार प्रायः बड़ा हो जाता है। आपने इकाई 1 में यह पढ़ा है कि हिंदी में उपन्यास विधा का मतलब, पहले वीडियो में आपने यह पढ़ा है कि हिंदी में उपन्यास विधा का आरंभ भारतेंदु में युग में हुआ। आपने यह भी जाना कि आरंभ में हिंदी उपन्यास की शुरुआत अनुवादों के द्वारा हुई। बंगला, मराठी, अंग्रेजी आदि से अनुदित उपन्यास हिंदी पाठकों के सामने आए, फिर हिंदी में मौलिक उपन्यास लिखे जाने लगे। समय एवं परिस्थिति का प्रभाव लेखकों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। काल विशेष की परिस्थितियां लेखकों को भी प्रभावित करती है। हिंदी उपन्यास भी समय एवं परिस्थितियों से प्रभावित होता रहा है और उपन्यास का वर्तमान रूप भी काल एवं परिस्थितियों से प्रभावित है। हम उपन्यास के तत्वों के सभी तत्वों को देखते चलेंगे कि किस प्रकार इस विधा में परिवर्तन आया है। ठीक, हिंदी में आरंभ में तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यास लिखा जाता था। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति इसका जीवंत उदाहरण है। ठीक, तिलिस्मी उपन्यास में घटनाएं तिलिस्म से पूर्ण रहती थी, अर्थात ऐसे उपन्यासों में इंद्रजाल, जादू, अद्भुत कारनामे, अलौकिक व्यापार एवं चमत्कार से पूर्ण घटनाएं होती थी। इस प्रकार के उपन्यासों में नायक वेशभूषा बदलकर विकट और विलक्षण कार्य करता था। जासूसी उपन्यास भी उसी प्रकार की घटनाओं से पूर्ण होते थे। जासूसी उपन्यास की खास बात यह होती है कि इसमें नायक गुप्त रूप से किसी भेद या बात का पता लगाने के लिए चलता है, वह अद्भुत कारनामे करता है। बाद में हिंदी में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए। ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, चंद्रगुप्त मतलब देख सकते हैं चंद्रगुप्त में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक नाटक प्रसाद के महत्वपूर्ण हैं और मनोवैज्ञानिक ज्ञानेंद्र के। ठीक, साथ में प्रेमचंद की भी। तो चलिए उपन्यास के तत्व भी देखते हैं। इसके भी 6 तत्व होते हैं। वह कसौटी जिसके आधार पर किसी उपन्यास के गुण दोषों की परीक्षा की जाती है तत्व कहलाता है। उपन्यास के निम्नलिखित तत्व हैं मुख्यतः 5। कौन कौन? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचनाशील, प्रतिपदा, देश काल भी होता है लेकिन परिवेश के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, कथा वस्तु उपन्यास का मेरुदंड है। कथा वस्तु उपन्यास का मेरुदंड है। विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध, कलात्मक एवं किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया संयोजन कथानक कहलाता है। ठीक, प्रत्येक प्रकार के उपन्यास में कथा वस्तु अनिवार्य रूप से होती है। इसके बिना रचना की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रमुख कथा वस्तु अकेले नहीं आती, इसके साथ कुछ सहयोगी कथाएं भी चलती हैं। रचना की मुख्य कथा वस्तु के साथ कुछ अन्य प्रासंगिक कथाओं का संयोजन भी रहता है। मुख्य कथा को आधिकारिक कथा तथा सहायक कथा को प्रासंगिक कथा कहते हैं। उपन्यास की कथा ठोस एवं श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। अनावश्यक प्रसंगों से बचना चाहिए। उपन्यास के मूल भाव या चरित्र के विकास के लिए कथा वस्तु का आयोजन जरूरी है। कथा वस्तु जीवन की वास्तविकता से जुड़ी होनी चाहिए। पहले के उपन्यास में कल्पना का अधिक स्थान होता था, किंतु आज यथार्थ जीवन की घटनाओं को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उपन्यास की कथा
उपन्यास की कथा वस्तु का विकास पहले पहले वर्णन द्वारा होता था, किंतु आज उपन्यास की कथा किसी भी रूप में आरंभ हो सकती है। आज के उपन्यासों में जीवन संदर्भों से कथा वस्तु का आरंभ होता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं के द्वारा कथा का विकास होता है। उदाहरण के लिए आप गोदान को दे ले, गोदान पर बनी फिल्म को देख ले, मूवी को देख ले, ठीक, गोदान पर धारावाहिक बनी है उसको देख ले, ठीक, गोदान को ले ले। इसमें कथा होरी के जीवन से प्रारंभ होती है। उपन्यासकार ने होरी के संपूर्ण जीवन को कथा का आधार बनाया है। होरी और धनिया की कथा मुख्य कथा है। प्रासंगिक कथा के रूप में मेहता और मालती, गोबर और झुनिया, माता दीन और सिलिया आदि की कथाएं मुख्य कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए ली गई हैं। चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, उपन्यास का चरित्र चित्रण जिन व्यक्तियों के जीवन की घटना को लेकर कथा का आयोजन किया जाता है वे उपन्यास के पात्र कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर होरी जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटी, प्रेमचंद मतलब होरी के जीवन में जो जो प्रमुख घटनाएं भिन्न भिन्न घटनाएं घटी, प्रेमचंद ने उसके आधार पर गोदान की कथा वस्तु का विकास किया। अतः होरी इस मुख्य पात्र के चरित्र को सशक्त बनाने के लिए रचे अतः होरी इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है। समानतः उपन्यास में एक या दो मुख्य पात्र होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पात्र मुख्य पात्र के चरित्र को सशक्त बनाने के लिए रचे जाते हैं। उदाहरण के लिए गोदान में धनिया, गोबर, सिलिया, झुनिया आदि पात्र होरी के चरित्र को संपूर्ण रूप से विकसित एवं सशक्त बनाने के लिए रचे गए हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में चरित्र के विकास का अवसर अधिक होता है, क्योंकि इसमें चरित्र एवं पात्र ही उपन्यास का विषय होता है। उदाहरण के लिए जैनेन्द्र का त्यागपत्र में बुआ का तथा अज्ञे के शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मनोवैज्ञानिक धरातल पर हुआ है। उपन्यासकार पात्रों के कार्यों एवं वार्तालाप से तो उनके चरित्र को प्रकाशित करता है, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी उसका चित्रण कर देता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में चरित्र चित्रण की इस विधि को अपनाया है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में चरित्र चित्रण की इस विधि को अपनाया है। परिवेश देख लीजिए, परिवेश, देशकाल, ठीक। परिवेश के अंतर्गत देशकाल अर्थात वह स्थान या समय आता है जहां कहानी की घटना घटित हुई। उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक है कि वह देश एवं काल का यथार्थ रूप प्रस्तुत करे। यदि ग्राम की कथा है तो वह पूरा परिवेश ग्रामीण होना चाहिए। मिट्टी के घर, तालाब, खेत, पगडंडी, पशुधन, ग्रामीण वेशभूषा, रीति रिवाज, गाँवई भाषा आदि ग्रामीण परिवेश की उपस्थिति में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गोदान में गांव की कथा कही गई है। उपन्यास के आरंभ में ही गांव का रूप सामने आता जाता है। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना। उपन्यास में परिवेश को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर रहता है। उपन्यासकार विस्तृत ब्यौरों से परिवेश का जीवंत चित्रण कर सकता है। परिवेश के वास्तविक चित्रण के लिए लेखक को उस स्थान और काल की ठीक जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा वह अस्वाभाविक चित्रण कर बैठेगा। उपन्यास को ग्रामीण परिवेश की यही जानकारी थी। वे स्वयं उस परिवेश में पले बड़े थे, अतः गोदान में उन्होंने ग्रामीण परिवेश का यथार्थ चित्रण किया है। संरचना शिल्प के अंतर्गत शैली और संवाद को देखेंगे। संरचना शिल्प, शैली।
उपन्यासकार चाहे किसी भी विषय पर उपन्यास लिखे, उसके लिखने का ढंग अपना होता है। प्रत्येक उपन्यासकार अपने तरीके से कथा को प्रस्तुत करता है, इसी तरीकों को शैली कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि प्रत्येक रचनाकार की अपनी अलग अलग शैली होती है। एक उपन्यासकार की कई रचनाओं में भी विषय वस्तु के अनुसार शैली बदल जाती है। उपन्यासकार प्रत्यक्ष, परोक्ष, पत्र, डायरी, पूर्वदीप्ति आदि शैलियों का प्रयोग कर सकता है। लेखक की व्यक्तिगत रुचि और विषय वस्तु के अनुसार शैली में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए आप प्रेमचंद के गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास में शैली की विभिन्नता देख सकते हैं। व्यक्तिगत रुचि के अनुसार प्रेमचंद ने बाह्य घटनाओं पर और ज्ञानेंद्र ने मनोविश्लेषण पर अधिक जोर दिया है, और जिससे उनकी शैलियाँ भिन्न भिन्न हो गई हैं। संवाद उपन्यास के पात्र आपस में जो वार्तालाप करते हैं उन्हें हम संवाद कहते हैं। संवादों से उपन्यास की कथा आगे बढ़ती है तथा पात्रों के चित्रण पर प्रकाश पड़ता है। वार्तालाप के द्वारा पात्रों के विचार जाने जा सकते हैं। उपन्यास में पात्रों के अनुकूल संवादों का होना आवश्यक है, अन्यथा कथा में अस्वाभाविकता आ जाएगी। गोदान में मेहता शिक्षित पात्र है। उसका यह संवाद उसके शिक्षित होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी, आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। ठीक। भाषा देखिए। भाषा उपन्यासकार भाषा के माध्यम से रचना में जीवता लाता है। सही भाषा के प्रयोग से पात्र सजीव और स्वाभाविक लगते हैं। यदि उपन्यासकार अपना विचार रख रहा हो तो उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए, किंतु पात्रों की संवादों की भाषा पात्रों की मनोस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। सफल उपन्यासकार प्रायः सरल एवं बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है। गोदान के पात्र अक्सर अपने चरित्र के अनुकूल भाषा बोलते हैं, फलतः इसमें स्वाभाविकता की रक्षा हुई है। ठीक, इसमें स्वाभाविकता की रक्षा हुई है। प्रतिपदा अर्थात उद्देश्य। किसी भी रचना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। सफल उपन्यासकार वही होता है जो अपना उद्देश्य सहजता से पाठकों तथा दर्शकों तक पहुंचा दे। गोदान उपन्यास लिखने के पीछे प्रेमचंद क्या उद्देश्य था? वे गांव में पले थे। गांव में किसानों की आर्थिक दुर्दशा उन्होंने देखी थी। किसानों का शोषण कैसे होता है यह उन्होंने देखा था। कृषक जीवन के यथार्थ रूप को प्रस्तुत करना तथा उनके शोषण को दिखाना उनका उद्देश्य था, जिनसे उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। कहानियाँ अर्थात कहानी विधा उपन्यास के समान कहानी भी अत्यंत लोकप्रिय विधा है। इस इकाई 1 में आपने पढ़ा होगा, मतलब पहले वीडियो में आपने देखा है कि पढ़ा है कि हिंदी में कहानी का प्रारंभ अनुदित कहानियों से हुआ। मौलिक कहानी रचना बाद में शुरू हुई। आधुनिक हिंदी कहानी पर पश्चिमी का प्रभाव है। एक अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो ने कहा है, कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर किसी एक प्रभाव को उत्पन्न कर सके। उसमें उन सभी बातों को छोड़ दिया जाता है जो इस प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक नहीं होती हैं, वह अपने आप में पूर्ण होती हैं। अब आइए हम कहानी के तत्व की चर्चा करते हैं। ठीक, कहानी के तत्व: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचनाशील प्रतिपदा। ठीक, मतलब कहानी के भी मुख्यतः उपन्यास का जो तत्व है वही कहानी का तत्व है। ठीक, कथा वस्तु चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना शिल्प के अंतर्गत शैली, संवाद, भाषा। ठीक, देखेंगे
तो कथा वस्तु जैसा कि उपन्यास की चर्चा करते हुए बताया जा चुका है कि कथा वस्तु का अर्थ है कथा में वर्णित घटना। कहानी में कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। कथा के विस्तार के लिए इसमें अवसर नहीं होता है कथा वस्तु में। ठीक, कथा वस्तु का आरंभ घटना से किया जा सकता है और साधारण बात से भी। पूस की रात को ले लीजिए, प्रेमचंद की पूस की रात। कहानी में घटना एक रात की है। इसी प्रकार ठाकुर का कुआं भी प्रेमचंद की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ठाकुर का कुआं में भी एक रात की घटना है, जिसमें एक मतलब कहा जाए तो स्त्री है जो ठाकुर के कुआं से पानी लेने जाती है, निम्न जाती है। ठीक, घटना मतलब कहानी में किसी ऐसी अनावश्यक बात का वर्णन नहीं होना चाहिए जो मूल कथा से जुड़ी न हो। घटनाओं, स्थितियों और भावों का सांकेत रूप में वर्णन करना चाहिए। कल्पना की जगह जीवन के यथार्थ से जुड़ी घटना आज की कहानी में आदर्श समझी जाती हैं। कथा वस्तु का विकास विरोध, वार्तालाप, अंतर्द्वंद, डायरी या पात्र शैली के द्वारा किया जा सकता है। राधिका रमण की कहानी कानों में कंगना का प्रारंभ वार्तालाप शैली में है, जबकि प्रसाद की गुंडा कहानी का परिचयात्मक रूप है। गुंडा कहानी, ठीक, बनारस में गुंडा लिखते हैं प्रसाद जी। ठीक, चरित्र चित्रण। कहानियों में पात्रों की संख्या कम होती है। सामान्यतः कहानी में किसी एक प्रमुख पात्र के इर्द गिर्द सारी घटनाएं घूमती है। पूस की रात की कहानी में एक हल्कू है। हल्कू के चरित्र को ही इस कहानी के केंद्र में रखा गया है। हल्कू और जो नील गाय हैं, साढ़ भैंस जो उसका चर रहे हैं खेत, वो समांत हैं, जो शासकों के, राजाओं के समांत हैं, शोषक हैं, ठीक, वर्ग हैं। उपन्यास में जहां चरित्र के विकास के लिए पर्याप्त अवसर रहता है, वहां कहानी में सांकेतिक रूप से चरित्र विकास की आवश्यकता होती है। कहानी के मूल भाव को लेकर ही चरित्र चित्रण किया जाता है। अतः मतलब सफल कहानीकार अपने पात्रों का पूरा चरित्र संक्षेप में ही निर्मित करते हैं। आप अगले पाठ में उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था कहानी में इस विशेषता को देखेंगे। ठीक, कहानी में आज ऐसे चरित्रों का चित्रण किया जाता है जो जीवन की वास्तविकता से जुड़े हुए हैं या जुड़े होते हैं। कल्पित पात्रों के कारण कहानी में अस्वाभाविकता का दोष आ जाता है। कहानीकार वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा मानव के अंतर्द्वंद को चित्रित करने वाले पात्रों को ले सकते हैं। प्रेमचंद्र ने कृषक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में हल्कू का चरित्र चित्रण किया है, मतलब हल्कू का चित्रण किया है, सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक, पूस की रात में कहानीकार चरित्र चित्रण के लिए निम्नलिखित विधाएं अपनाता है। कभी वह पात्रों के कार्यों अथवा विचारों से उनके चरित्र को उभारता है, तो कभी पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप अथवा एक दूसरे के बारे में व्यक्त विचारों के द्वारा भी चरित्र चित्रण करता है। कभी कभी लेखक स्वयं भी पात्रों के गुण दोषों को बताता है। इसके अलावा चरित्र चित्रण में कुछ और विधियां भी हो सकती हैं। कहानीकार के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। यथा सांकेतिक चरित्र चित्रण। परिवेश कहानी किसी स्थान और किसी समय से संबंधित होती है, इन्हें परिवेश कहते हैं। कहानी में उचित स्थान तथा काल का वर्णन सजीवता लाता है। यदि कहानी की घटनाएं गांव में घटित हुई हैं तो उसके स्थान पर शहर का चित्रण उचित नहीं होगा। गांव से संबंधित सारी बातें उसमें आनी चाहिए। घर, अंगना, खेत, खलिहान, पशु, चौपाल, लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन, सभी
परिवेश के अंतर्गत आते हैं। कहानी में लंबे चौड़े विवरण का स्थान नहीं रहता। इसलिए कहानीकार थोड़े में कहानी के अनुकूल परिवेश का चित्रण करता है। परिवेश के स्वाभाविक चित्रण के लिए यह जरूरी है कि कहानीकार जिस स्थान एवं काल की घटना को ले उसके बारे में उसे अच्छी जानकारी हो, समझ हो। ठीक, इसके अभाव में कहानी में अस्वाभाविकता आ जाएगी। ठीक, संरचना शिल्प अर्थात शैली, भाषा, संवाद। ठीक, कहानी शैली कहानी लिखने का जो ढंग रचनाकार अपनाता है उसे शैली कहते हैं। प्रत्येक कहानीकार अपने ढंग से कहानी लिखता है, इसी कारण कहानी की शैली में विभिन्नता रहती है। विषय वस्तु एवं लेखक की अभिरुचि के अनुसार भी कहानी की शैली भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए आप प्रेमचंद की कहानियों में शैली की विभिन्नता देख सकते हैं। कथानक के अनुसार कहानीकार डायरी शैली, आत्मकथात्मक शैली, पूर्वोदित शैली आदि का प्रयोग करता है। आप आगे की इकाई में उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी पढ़ेंगे। ठीक, इसमें पूर्वोदित शैली है। व्यक्तिगत रुचि के अनुसार प्रेमचंद ने प्रायः बाह्य घटनाओं पर आधारित वर्णनात्मक कहानियों की रचना की है, जबकि जैनेन्द्र एवं अज्ञे ने मनोविश्लेषण को कहानी का आधार बनाया है। संवाद कहानी के पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। संवादों से कहानी आगे बढ़ती है। उसने कहा था मैं कहीं वार्तालाप भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सफल कहानीकार पात्रों के अनुकूल संवादों का आयोजन करता है। यदि एक अनपढ़ पात्र शिक्षित की तरह बोलने लगे तो इसमें अस्वाभाविकता आ जाएगी। काल एवं स्थान के अनुसार पात्रों के संवाद में भी परिवर्तन होता है। यदि कहानी ऐतिहासिक है और स्थान राजस्थान है तो कहानी के पात्र उसी के स्थान के अनुकूल वार्तालाप करेंगे। यदि कहानी लखनऊ से संबंधित है तो पात्रों के वार्तालाप में उर्दू के शब्दों का प्रयोग स्वभावतः होगा। भाषा के द्वारा कहानीकार कहानी में सजीवता, स्वाभाविकता, रोचकता ला सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कहानीकार का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। कहानी में जहाँ लेखक अपना विचार रखता है वहाँ उसकी अपनी भाषा होगी, लेकिन जब कोई बात पात्रों के द्वारा कहलवाई जाए तब पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग आवश्यक है। कहानी की भाषा सरल, सुबोध बातचीत के रूप में होनी चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग कहानी समझने में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिपाद अर्थात कहानी का उद्देश्य। कहानी के द्वारा लेखक जो संदेश देना चाहता है उसे प्रतिपाद्य कहते हैं। सफल कहानी कथा, वस्तु, पात्र, परिवेश, शिल्प आदि तत्वों से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि उसकी सफलता गंभीर उद्देश्य पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए शतरंज के खिलाड़ी ले लीजिए। शतरंज के खिलाड़ी में प्रेमचंद का उद्देश्य यह दिखाना था कि तत्कालीन राज्य एवं समाज की अवस्था इतनी अवनत हो गई थी कि बिना प्रतिरोध के अंग्रेजों ने अवध राज्य पर अधिकार कर लिया। किसी कहानी को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप उसके प्रतिपाद्य को समझें, अर्थात उसके उद्देश्य को समझें। इसके लिए प्रथमतः कहानी को समझें, फिर उसमें निहित संदेशों को पहचाने तथा उसके उपयोग पर विचार करें। उपन्यास एवं कहानी के तत्वों पर विचार करने पर हम दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक, तो उपन्यास और कहानी के तत्वों में अंतर। ठीक, उपन्यास और कहानी के तत्वों में अंतर। पहला उपन्यास हेडिंग डाल लीजिए, दूसरा कहानी। तो उपन्यास का आकार बड़ा होता है, जबकि कहानी बड़ी से बड़ी कहानी भी छोटे से छोटे उपन्यास से छोटी होती है। उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण रहता है, जबकि कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण रहता है। वही सेम नाटक और एकांकी की प्रथा यहाँ पर हम लोग अपनाकर तुलना कर रहे हैं। ठीक, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। उपन्यास में घटनाओं का बाहुल्य रहता है, जबकि कहानी में घटनाओं की संख्या सीमित होती है। समानांतर किसी एक घटना को लेकर कहानी लिखी जाती है। उपन्यास में विचार को विस्तार से रखा जाता है,
उपन्यास में विचार को विस्तार से रखा जाता है, जबकि कहानी में विचार को सांकेतिक रूप में रखा जाता है। उपन्यास में स्थान और काल की सीमा विस्तृत हो सकती है, जबकि कहानी में प्रायः एक स्थान और एक काल का चित्रण रहता है। ठीक। विषय के अनुरूप कहानियों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। विषय के अनुरूप कहानियों के निम्नलिखित 6 भेद किए जा सकते हैं मुख्यतः: घटना प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी। ठीक। तो हम लोग घटना प्रधान कहानी देखते हैं। घटना प्रधान कहानियाँ वे कहानियाँ जिनमें घटना मुख्य हैं, अर्थात घटनाओं के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की सारंधा घटना प्रधान कहानी है। सारंधा घटना प्रधान कहानी है। वातावरण प्रधान कहानी। जब किसी कहानी को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगे कि जैसे पूरी कहानी में वातावरण ही हावी है, तब उसे वातावरण प्रधान कहानी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप शतरंज की खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी देख सकते हैं। यह वातावरण प्रधान कहानी है। चरित्र प्रधान कहानी ऐसी कहानी जिसमें चरित्र का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, अर्थात कहानी को पढ़ने के बाद आप महसूस करें कि लेखक ने पात्र के चरित्र को उभारने के लिए ही कहानी लिखी है, उसे चरित्र प्रधान कहानी कहते हैं। गुलेरी जी की, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था में लहना सिंह के चरित्र को उभारा गया है, इसे चरित्र प्रधान कहानी कह सकते हैं। ऐतिहासिक कहानी ऐसी कहानी जो इतिहास की घटनाओं से संबंधित हो, ऐतिहासिक कहानी कही जाती है, उसे ऐतिहासिक कहानी कहते हैं। जैसे प्रेमचंद की शतरंज की खिलाड़ी तथा राजा कहानी। ठीक। ऐतिहासिक कहानी है। सामाजिक कहानी जिन कहानियों में परिवार एवं समाज की समस्याओं को प्रमुखता दी जाती है, उन्हें हम सामाजिक कहानी कह सकते हैं, कहानियाँ कहते हैं। ठीक। उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद की अलग्य योझा ठीक तथा ठाकुर का कुआं कहानियों को देख सकते हैं। ये ठाकुर का कुआं कहानी, ये सब सामाजिक कहानियाँ हैं। ठीक। मनोवैज्ञानिक कहानी जिन कहानियों में मानव मन को प्रमुखता दी जाती है, अर्थात पात्रों के अंदर उठने वाले भाव विचारों को व्यक्त किया जाता है, उन्हें मनोवैज्ञानिक कहानी के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर यशपाल की अभिशप्त कहानी देख सकते हैं। यशपाल की अभिशप्त कहानी। ठीक। लघु कथा क्या है भाई? कहानी का एक छोटा रूप है। लघु कथा गल्प साहित्य के अनेक रूप हिंदी में प्रचलित हैं। गल्प साहित्य, कथा साहित्य। ठीक। गल्प साहित्य के अनेक रूप हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें एक लघु कथा। ऊपर देखने पर लघु कथा शॉर्ट स्टोरी का अनुवाद प्रतीत होती है, पर हिंदी लघु कथा से वही ध्वनि नहीं निकलती है जो अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी से निकलती है। अंग्रेजी में कहानियों को उपन्यास की तुलना में आकार की दृष्टि से लघु होने के कारण शॉर्ट स्टोरी कहा गया, पर हिंदी की लघु कथा कहानी से भी आकार में छोटी होती है। मतलब उपन्यास की तो बात छोड़िए, कहानी से भी छोटी आकार की होती है। लघु कथा भारतीय साहित्य और उसकी परंपरा से जुड़ी है। इसके विकास में जातक कथाओं, बोध कथाओं, दृष्टांतों आदि का योगदान स्वीकार किया गया है। कुछ लघु कथाकारों ने बौद्ध कथाओं का उपयोग अपनी आधुनिक लघु कथा लेखन के लिए किया भी है, पर लघु कथा हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा है। लघु कथा की विशेषताओं को समझने के लिए उदाहरण रूप में आप श्री अरविंद ओझा की अभिनय शीर्षक निम्नलिखित कथा को पढ़िए। अभिनय शीर्षक देखिए क्या है भाई। अभिनय। शहर के खुले मैदान में नेताजी आए हैं। भीड़ लोग सुन रहे हैं उनका भाषण कि वर्तमान नीतियां खराब हैं, कि हमने कुर्सी से मोह नहीं, कि हमें यह बदलेंगे वह बदलेंगे, कि हम यह मिटाएंगे हम वह मिटाएंगे। दो बहरे
पेड़ पर चढ़ते हैं। एक ने बताया, यह पहले से अच्छा अभिनय करता है। दूसरे ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर आप भीड़ की तरफ तो भी ज़्यादा है, मतलब फिर आप भीड़ की तरफ आंख फैलाकर समझा, या तभी तो भीड़ ज़्यादा है। हस्ताक्षर संपादिका ससीम शर्मा, पृष्ठ संख्या 66 से 67 पर यह कहानी है। ठीक, इस लघु कथा को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि लघु कथा आकार में लघु अर्थात अति संक्षिप्त होती है। यह लघु कथा की एक प्रमुख विशेषता है। इस कथा में न कोई भारी भरकम घटना है, न विस्तृत विवरण ब्यौरे और न प्रत्यक्ष रूप से कोई उपदेश। फिर भी इसमें नेताओं पर करारा व्यंग है। इससे स्पष्ट है कि लघु कथा में घटना विहीनता और विवरण विहीनता के गुण होते हैं। लघु कथाकार की दृष्टि अपने उद्देश्य पर टिकी होती है और वह तीव्र गति से अंत की ओर बढ़ता है। वह सीधे सीधे उपदेश तो नहीं देता, पर व्यंग का सहारा लेकर एक दूसरे से अपनी बात को कह सकता है। जैसे इस लघु कथा में प्रकारांत से लघु कथाकार ने यह बात बता दिया है कि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता है। वे केवल अभिनय दिखावा करते हैं और जो जितना अच्छा अभिनय करता है वह उतनी ही ज़्यादा भीड़ जुटा लेता है, उतना ही लोकप्रिय हो जाता है। लेखक ने पाठकों को ऐसे नेताओं के सावधान रहने की नेक सलाह भी दे दी है। जब लेखक किसी और बहाने से किसी और को उपदेश देता है तो इसे अन्योक्ति परकता कहते हैं। यहाँ दो बाहरे व्यक्तियों के माध्यम से लघु कथाकार ने यही किया है। बहरा व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुन सकता। बात सुनने के प्रतीक रूप में लेखक ने दो बहरे व्यक्तियों को रखा है। उन्हें रखकर मानो उसके बहाने से लेखक ने पाठकों को यह उपदेश दिया है कि नेताओं की बात मत सुनना, उनके कहने पर विश्वास मत करो। इस प्रकार इस लघु कथा की विशेषताओं के जरिए हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लघुता, घटना विहीनता, विवरणहीनता, प्रतीकात्मकता, व्यंग, अन्योक्तिप्रकता लघु कथाएँ की विशेषताएँ हैं। विद्वानों के बीच लघु कथा को लेकर मतभेद हैं कि यह कहानी का ही एक रूप है, स्वतंत्र विधा है। एक बात आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए कि जिस प्रकार कहानी उपन्यास का संक्षिप्त रूप नहीं, उसी प्रकार लघु कथा कहानी का संक्षिप्त रूप नहीं है। यह एक नई विधा के रूप में उभर रही है। लघु कथाओं एवं लघु कथा से जुड़ी समीक्षकों ने वास्तविक लघु कथा का आरंभ 20वीं शताब्दी के 8वें दशक से मानते हैं, किंतु कुछ समीक्षकों ने प्रेमचंद, सुदर्शन, राम नारायण उपाध्याय, विष्णु प्रभाकर, श्याम सुंदर दत्त आदि के पूर्व प्रकाशित लघु कथाओं में समकालीन लघु कथा के पूर्व रूप खोजते हैं। लघु कथा के विकास में वर्तमान युग की यांत्रिकता और व्यस्तता का जो योगदान है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बढ़ती व्यस्तता के ही कारण 8वें दशक से लघु कथा का तीव्र गति से विकास हुआ है। लघु कथा के विकास में कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर रावी, सतीश दुबे, जगदीश काश्यप, विक्रम सोनी, रमेश बत्रा, मधुदीप शंकर, पूर्ण्य तांबेकर, अशोक भाटिया, कमल चोपड़ा, अशोक लव, मुकेश कुमार जैन, पारस सोमेश पुरी आदि का विशेष योगदान है। ठीक, अब हम लोग निबंध देखेंगे। निबंध विधा।
निबंध संस्कृत भाषा का वह शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ निबंध संस्कृत भाषा का वह शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है संवार कर सीना। प्राचीन काल में हस्तलिखित ग्रंथों को संवार कर सिया जाता था और इस प्रक्रिया को निबंध कहते थे। धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए होने लगा। वह ग्रंथ जिसमें विचारों को बांधा जाता था निबंध कहलाने लगा। किंतु हिंदी में निबंध शब्द का अलग ही अर्थ है। आज निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार निबंध में नए अर्थ जुड़े हैं और अनावश्यक अर्थों का त्याग हुआ है। फ्रांसीसी निबंधकार बेकेन ने ऐसे को डिस्पर्ड मेडिटेशन अर्थात बिखरे विचार का माना है। ठीक, मेडिटेशन बिखरे विचार माना है। इस धारणा के अनुसार साहित्यकार के मन में उठने वाले विचारों का लिखित रूप ऐसे है। हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग गद्य की उस विधा के लिए होता है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। कविता की अपेक्षा गद्य लिखना कठिन है और गद्य की अपेक्षा निबंध लिखना। इसका कारण यह है कि निबंध में विचारों को एक सुनिश्चित क्रम में ठूंस कर व्याकरण की कसौटी पर रखा जाता है। निबंध के लेखन के लिए अध्ययन और विषय का ज्ञान आवश्यक है। इन्हीं कारणों से हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य का कसौटी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध एक सीमित आकार वाली रचना है। इसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन के साथ किया जाता है। विषय का विकास इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें कोई बिखराव न हो। दूसरे शब्दों में विषय के प्रतिपादन में आवश्यक संगति अथवा संबद्धता की आवश्यकता होती है। इसमें विवेचन की स्पष्टता के साथ भाषा की स्वच्छता तथा सजीवता की भी आवश्यकता होती है। निबंध की इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर बाबू गुलाब राय ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है। निबंध सीमित आकार वाली वह रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठता, सजीवता एवं आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ किया जाता है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त निबंध में बुद्धि और हृदय के योग को भी आवश्यक माना गया है। इसका अर्थ यह है कि निबंध लेखन में केवल विचारों की ठूसा ठूसी ही नहीं होती, मतलब ठूस ठास नहीं होती है। लेखक उसे सरस, सजीव और रोचक बनाने के लिए उसमें अपने हृदय को भी उड़ेलता है। इसके लिए कभी तो वह अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेख करता है और कभी कुछ अन्य रोचक उदाहरणों का उपयोग कर लेता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि निबंध लेखन के पीछे लेखक छिपा रहता है। उसका व्यक्तित्व निबंध में कहीं न कहीं झलक जाता है और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो निबंध अपना सौंदर्य खो बैठता है। निबंध के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। निबंध के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन है। तो लेखक का व्यक्तित्व उसमें होता है, वैचारिक और भावात्मक आधार, भाषा शैली। संक्षेप में ऊपर लिखित तत्वों का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है। लेखक का व्यक्तित्व। पहला, लेखक का व्यक्तित्व। जब कोई लेखक किसी विषय पर निबंध लिखता है तो उस निबंध में उसका व्यक्तित्व भी आ जाता है। उदाहरण के लिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को देख सकते हैं। साथ ही साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी के भी निबंधों को हम लोग देख सकते हैं। इस निबंधकारों के निबंध में इनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इन्होंने जब किसी विषय, वस्तु या विचार पर निबंध लिखे तो उसमें इनके व्यक्तित्व की छाप अवश्य पड़ती है।
पड़ी, ठीक, उसमें इनके व्यक्तित्व का छाप अवश्य पड़ी। वैचारिक और भावात्मक आधार, वैचारिक और भावात्मक आधार। निबंध की रचना हवा में नहीं की जा सकती। निबंध की रचना हवा में नहीं की जा सकती। निबंधकार निबंध में या तो किसी विचार को अभिव्यक्त करता है या किसी भावना का चित्रण करता है। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध को ले लें। चिंतामणि, चिंतामणि शीर्षक निबंध संग्रह में संकलित कविता क्या है? तुलसी का भक्ति मार्ग आदि उनके विचारात्मक निबंध है। इसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता आदि भावात्मक निबंध लिखे हैं, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक। भाषा शैली, गद्य की अन्य विधाओं के समान निबंध में भी भाषा शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। सामान्यतया निबंधकार विषय वस्तु के अनुरूप भाषा का चयन करता है। निबंध की भाषा संस्कृत निष्ठ, उर्दू निष्ठ तथा बोलचाल के निकट हो सकती है। जब निबंधकार संस्कृत के शब्दों का अधिक उपयोग करता है तो उसे संस्कृत निष्ठ भाषा कहा जाता है। इसी प्रकार उर्दू निष्ठ भाषा से तात्पर्य है अरबी, फारसी तथा उर्दू के शब्दों की अधिकता। कई बार यह भी देखने में आया है कि निबंधकार इन तीनों का सम्मिश्रण करके लेखन करता है। शैली, वाक्य रचना की दृष्टि से निबंध की प्रमुख दो शैलियां हैं, व्यास शैली और समाज शैली। व्यास शैली में लेखक विस्तार पूर्वक अपनी बातों को समझाता है। इसमें लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। निबंधकार उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट करता है। विषय को विस्तार पूर्वक समझाना इस शैली की प्रमुख विशेषता है। जबकि समाज शैली में लेखक छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा विषय को सूत्र रूप में प्रस्तुत करता है, सूत्र शैली में प्रस्तुत करता है। इसमें विचारों को ठूंस कर छोटे से वाक्य में भर दिया जाता है तथा इस सूत्र वाक्य को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। पाठक को इस शैली के वाक्य को पढ़कर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। इस प्रकार के सूत्र वाक्य की व्याख्या की आवश्यकता होती है। इन्हें समझे बिना आगे बढ़ पाना पाठक के लिए कठिन हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्रोध से एक उदाहरण देखिए। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। देखिए ये सूत्र शैली है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह समाज शैली का उदाहरण है। इसकी व्याख्या समझे बिना पाठक आगे नहीं बढ़ सकता है। समांतर निबंध लेखक अपने निबंधों में इन दोनों शैलियों मतलब व्यास और समाज शैली का प्रयोग करता है या करते हैं। ठीक। निबंधों के प्रमुख भेद। मुख्य रूप से निबंधों के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं। ठीक। पहला है वर्णनात्मक निबंध। इसमें किसी स्थान या वस्तु का वर्णन होता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। जिन निबंधों में किसी घटना या चरित्र का विवरण दिया जाता है उन्हें विवरणात्मक निबंध कहते हैं। घटनाएं निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है, जैसे पहला ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं पर आधारित घटनाएं। दूसरा सच्ची या कल्पित कहानियों पर आधारित घटनाएं। तीसरा राजनीतिक, समाज या साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित घटनाएं। ठीक। तीसरा है विचारात्मक निबंध। जिन निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है उन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के निबंधों में निबंधकार विषय के प्रत्येक पहलू पर सोच समझकर विवेचन करता है। निश्चय ही इस कोटि के निबंधों में मस्तिष्क का अधिक योग रहता है तथा चिंतन की प्रधानता होती है। सैद्धांतिक विषय का विवेचन इस प्रकार के निबंधों की सीमा में आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है शीर्षक निबंध इसका अच्छा उदाहरण है। विचारात्मक प्रधान निबंध है कविता क्या है। ठीक। ऊपर उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त निबंध के कुछ और प्रकार भी माने गए हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक निबंध। इस प्रकार के निबंध में मानव के मनोभावों का विश्लेषण किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्साह निबंध तथा क्रोध निबंध आदि
निबंध इसी प्रकार के हैं। मनोभावों का यह विवेचन विचारात्मक होता है, इसलिए कुछ विद्वान इन निबंधों को मनोवैज्ञानिक न कहकर विचारात्मक भी ही कह देते हैं या विचारात्मक भी कहते हैं। ठीक, ऊपर उल्लिखित वर्गीकरण के स्थान पर कुछ आलोचक निबंध निम्नलिखित दो प्रमुख प्रकार के पक्ष में हैं। पहला है विषय प्रधान निबंध। विषय प्रधान निबंध, विषय प्रधान निबंध। इस कोटि के निबंधों में निबंधकार की दृष्टि इस कोटि के निबंधों में निबंधकार की दृष्टि विषय पर केंद्रित रहती है। वह विषय का इस प्रकार विवेचन करता है कि उसके विभिन्न पहलू पाठक के सामने स्पष्ट हो जाते हैं। विषयी प्रधान निबंध। ठीक, विषयी प्रधान निबंध। इन निबंधों में लेखक व्यक्तित्व प्रधान निबंध न हो के चाहिए, तो छोड़िए। तो इस निबंध में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह छापा रहता है। वह विषय का विवेचन भावना के धरातल पर करता है, उसमें पूरी तरह डूब जाता है। इस प्रकार के निबंध को ललित निबंध भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के विकास में बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, निबंध को डिस्पर्ड मेडिटेशन कहने वाले विद्वान का नाम क्या था? मैथ्यू आर्नल्ड, जेम्स जोहान्स, यस फ्रांसिस बेकन, शेक्सपियर। कृपया आप बताएं। आलोचना। इकाई 1 अर्थात पहले वीडियो में हिंदी गद्य का विकास में आप आलोचना तथा समालोचना के विषय में कुछ पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि किसी रचना की सम्यक व्याख्या और उसका ठीक मूल्यांकन ही समालोचना है। इसे हम समीक्षा भी कहते हैं। ठीक, समालोचना में समालोचक किसी रचनाकार की रचना की परीक्षा करता है और दूसरे शब्दों में वह रचना के गुण दोषों को निष्पक्ष रूप में प्रकट कर उसके विषय में अपना मत भी प्रस्तुत करता है। सहानुभूतिपूर्वक रचना के मर्म को उद्घाटित करना समीक्षक का पहला कर्तव्य है। अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और राग द्वेष से ऊपर उठकर उसे यह काम पूरी ईमानदारी के साथ करना होता है। आलोचक के इस गुण को हम उसकी तटस्थता कह सकते हैं। यह तटस्थता आलोचना की प्राण शक्ति है। आलोचना बने रहने के लिए निष्पक्ष और तटस्थ मूल्यांकन आवश्यक है। किसी रचना की समीक्षा करते समय समीक्षक को उस रचना के विषय में अपना स्पष्ट मत प्रस्तुत करना होता है। दूसरे शब्दों में उसे रचना के विषय में स्पष्ट निर्णय देना होता है। जिस समीक्षक का निर्णय जितना निर्भ्रांत और निष्पक्ष होगा, उसकी समीक्षा उतनी ही उत्तम बन पड़ेगी। आलोचना के स्वरूप को जान लेने के बाद अच्छे समालोचक के गुणों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि जिस समीक्षक में ये गुण जितनी मात्रा में होंगे, उसकी समीक्षा उतनी ही सशक्त बन सकेगी। समालोचना के गुण। अच्छे समालोचक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, विद्वता। किसी भी साहित्यिक मुद्दे पर या रचना की सही आलोचना के लिए यह आवश्यक है कि आलोचक विद्वान हो। विद्वान लेखक ही विषय वस्तु को भली भांति समझ सकता है। अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वह सही और गलत की पहचान कर सकता है।
दूसरा निष्पक्षता। निष्पक्षता, आलोचक का साहित्यिक मुद्दे या रचना का मूल्यांकन करते समय निष्पक्ष रहना आवश्यक है। अगर वह पक्षपातपूर्ण नीति का पालन करेगा तो संतुलित और निष्पक्ष मूल्यांकन न कर सकेगा। उसे बिना पक्षपात के सही और गलत का गुण और गुण की परख करनी चाहिए। तर्कपूर्ण संगति, सफल आलोचक वही हो सकता है जिसमें तर्क करने की शक्ति हो। रचना क्यों अच्छी है या क्यों बुरी है, रचना में कौन से गुण हैं और कौन से और क्या क्या कमियां हैं, इसे आलोचक को तर्कों द्वारा सिद्ध करना होगा। दूसरे शब्दों में आलोचक तर्क द्वारा ही अपने मत को सिद्ध कर सकता है। विवेचन विश्लेषण, समालोचना में विवेचन की क्षमता होनी चाहिए। निष्पक्ष भाव से विवेचन विश्लेषण द्वारा मूल्यांकन करना ही सच्चे आलोचक का गुण है। आलोचक का यही गुण आलोचना को गंभीर बनाता है। आलोचना के प्रकार, यूँ तो आलोचना के अनेक प्रकार हैं, किंतु मोटे तौर पर इसे निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सैद्धांतिक आलोचना, दूसरा व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में उन सिद्धांतों की चर्चा की जाती है जिनके आधार पर किसी रचना की समीक्षा की जा सकती है। रस, अलंकार आदि ऐसे ही सिद्धांत हैं। इस प्रकार के सिद्धांतों को समीक्षा का आधार माना जाता है। समीक्षा के इन आधारभूत सिद्धांतों के विषय में दी जाने वाले जानकारी सैद्धांतिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। आधुनिक दृष्टि से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के आधार पर किया जाने वाला सैद्धांतिक विवेचन भी इसी प्रकार का है। जब समीक्षा के आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर किसी कृति की समीक्षा की जाती है तो वह आलोचना का व्यवहारिक रूप होता है। दूसरे शब्दों में इसे व्यवहारिक समीक्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए सूरदास के काव्य पर रस, मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र की दृष्टि से किया जाने वाला विश्लेषण व्यवहारिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। हिंदी समीक्षा के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि का उल्लेखनीय योगदान है। साथ ही साथ नामवर सिंह और मैनेजर पांडे का भी समकालीन साहित्यिक समालोचना में महत्वपूर्ण योगदान है और दे रहे हैं। ठीक, रेखाचित्र और संस्मरण। रेखाचित्र और संस्मरण हिंदी साहित्य की नवीन विधा है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। इस प्रकार के वर्णन में व्यक्ति को बेलाग अर्थात तटस्थ होना पड़ता है। इसके विपरीत जब लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती किसी घटना अथवा दृश्य का स्मरण कर उसका वर्णन करता है तो संस्मरण कहते हैं। रेखाचित्र में वर्णन का हूबहू होना आवश्यक है और संस्मरण में उसका स्मृति के आधार पर लिखा जाना। एक अन्य बात यह भी है कि रेखाचित्र में लेखक का वर्णित घटना, व्यक्ति आदि के साथ निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है रेखाचित्र में, जबकि संस्मरण के लिए यह आवश्यक है। संस्मरण लिखने के लिए यह जरूरी है कि लेखक का वर्णित व्यक्ति, घटना आदि के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा हो। रेखाचित्र अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है। यदि लेखक के मन में भविष्य का कोई चित्र है तो
उसका भी हो सकता है। संस्मरण अतीत का ही हो सकता है, वर्तमान या भविष्य का नहीं। संस्मरण अतीत का ही होता है, ठीक, स्मृति का ही होता है, ठीक। संस्मरण में लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है। संस्मरण में लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो चुके हैं। उसे अपनी कल्पना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं है। रेखा चित्र में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वह कल्पना शक्ति का सहारा ले सकता है। रेखा चित्र में लेखक के निजी व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं होता। संस्मरण में लेखक के निजी विचार किसी न किसी प्रकार आ ही जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध उसके अपने जीवन से होता है। विस्तार संस्मरण की विशेषता है। प्रसंगों को याद करते हुए समय लेखक उन्हें रुचिकर बनाकर प्रस्तुत करता है और कहानी कहने के लहजे का उपयोग करता है। इससे वर्णन में फैलाव आता है। कम से कम शब्दों का उपयोग कर बात रखने की कला इसमें महत्व है। अनावश्यक विस्तार रेखा चित्र को भोंडा बना देता है, ठीक, अस्वाभाविक कर देता है। रेखा चित्र में वर्णन इतना सुसंगठित या सुगठित और प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि उसका चित्र पाठक के सामने उपस्थित हो जाए, ऐसा लगे कि किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र आंखों के सामने है। शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने के इस गुण को चित्रात्मकता कहते हैं। यह रेखा चित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वास्तव में रेखा चित्रकार का काम शब्दों के द्वारा चित्रों की श्रृंखला प्रस्तुत करने का है। रेखा चित्र इन चित्रों को किसी विशेष क्रम में उपस्थित करता है। क्रम के इस निर्वाह को श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। संस्मरण में भी सटीक और प्रभावपूर्ण वर्णन तथा श्रृंखलाबद्धता आवश्यक है। अपने इस बिंदु पर रेखा चित्र और संस्मरण एक दूसरे के नजदीक हैं। संस्मरण कभी जीवनी के निकट चला आता है। संस्मरण कभी जीवनी के निकट चला आता है और कभी आत्मकथा के। यदि लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को याद करता है तो आत्मकथा के निकट आ जाता है। यदि अन्य व्यक्ति के साथ घटी घटनाओं को याद करता है तो वह जीवनी के निकट पहुंच जाता है। मुख्य बात यह है कि इसमें लेखक या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का कोई पक्ष सामने अवश्य आता है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वह वर्णन इस प्रकार करता है मानो बीती घटनाओं को याद कर रहा हो। हिंदी में महादेवी वर्मा के रेखा चित्र अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही अमर रेखा चित्र हैं। इनके अतिरिक्त बनारसी दास चतुर्वेदी का सेतुबंध, श्री राम शर्मा का प्राणों का सौदा, राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें तथा मील का पत्थर उल्लेखनीय रेखा चित्र हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों को लेकर विद्वानों के बीच कुछ मतभेद हैं। कुछ विद्वान इन्हें संस्मरण कहने के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि महादेवी वर्मा ने जिन पात्रों और घटनाओं को लिया है वे उनके जीवन में आए हुए वास्तविक पात्र और घटनाएं हैं, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ये पात्र लेखिका के पात्रों और घटनाओं जीवन में आए थे या नहीं। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा ने जिस तटस्थता के साथ संक्षिप्त रूप में पात्रों और घटनाओं का चित्रात्मक अंकन किया है वह उनकी रचनाओं को रेखा चित्र के समीप लाता है। वस्तुतः महादेवी वर्मा के रेखा चित्र में स्मृति चित्र तथा संस्मरण दोनों, मतलब रेखा चित्र जो महादेवी वर्मा के स्मृति चित्र उसमें संस्मरण और रेखा चित्र दोनों समाहित हो जाते हैं। ठीक, महादेवी ने संस्मरणात्मक शैली में ही रेखा चित्र अधिक लिखे हैं, जिनको बहुत से आलोचक भ्रमवश संस्मरण मान लेते हैं। हिंदी में राहुल संस्कृत्यायन की बचपन की स्मृतियाँ, प्रकाश चंद्रगुप्त की पुरानी स्मृतियाँ, विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्काई,
जिंदगी मुस्काई। शांति द्विवेदी की स्मृतियाँ और कृतियाँ। विष्णु प्रभाकर का कुछ शब्द, कुछ रेखाएं उल्लेखनीय संस्मरण हैं। अब प्यारे साथियों, हम लोग आत्मकथा और जीवनी को देख लेते हैं। आत्मकथा और जीवनी, ठीक। आत्मकथा और जीवनी एक दूसरे से मिलती जुलती विधाएं हैं, फिर भी इन दोनों में भेद है। इनमें मुख्य अंतर यह है कि जहां आत्मकथा का लेखक अपने जीवन में के बारे में खुद लिखता है, वहां जीवनी लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की लिखी गई अपनी जीवनी आत्मकथा है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है, जबकि जीवनी का नायक लेखक स्वयं नहीं, कोई अन्य व्यक्ति होता है। कोई अन्य व्यक्ति होता है, कोई अन्य व्यक्ति होता है। आत्मकथा में लेखक अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है, अपने अतीत का विश्लेषण करता है, इसलिए उसे बाहरी सामग्री की तलाश करनी पड़ती है, जबकि जीवनी लेखक के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। जीवनी लेखक जिसकी जीवनी लिखे, यदि उससे उसका निकट संपर्क हो तो यह अच्छी बात है। यदि चरित्र नायक से लेखक का निकट संपर्क न हो तो वह अपने चरित्र नायक के जीवन की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करे। इसके लिए वह निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग कर सकता है। पहला, उस विषय या उससे संबंधित विषयों पर लिखित पुस्तकों या लेखों का, ठीक, मूल सामग्री जैसे चरित्र नायक द्वारा लिखी डायरी, पत्रों आदि का, चरित्र नायक के समकालीनों के संस्मरणों का, चरित्र नायक का जो समकालीन संस्मरण है उसका, संबंधित स्थानों के भ्रम से प्राप्त तथ्यों का, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी का, ठीक। आत्मकथा और जीवनी में कुछ समानताएं भी हैं, आइए संक्षेप में उनकी जानकारी को प्राप्त कर लें। आत्मकथा और जीवनी लिखने के लिए यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं ली जाएं, किंतु इसमें हृदय को छूने वाली अथवा जीवन में मोड़ लाने वाली घटनाओं का समावेश आवश्यक है। इसमें चरित्र नायक के जीवन की प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी की अपेक्षा रहती है, इसलिए कल्पना और कृत्रिमता के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। साहित्य के अन्य रूपों के समान आत्मकथा और जीवनी की शैली भी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जीवनी में घटित घटनाओं के क्रम का भी इन विधाओं में ध्यान रखना होता है। दूसरे शब्दों में घटनाएं उसी क्रम में लिखी जानी चाहिए जिस क्रम में वे घटित हों। आत्मकथा और जीवनी यदि प्रभावपूर्ण शैली में लिखी गई हों तो वे उपन्यास की भांति रोचक हो सकती हैं। जैन कवि बनारसी दास लिखित अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। आधुनिक युग में इस विधा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती से की। अंबिका दत्त व्यास की मित्र वृत्तांत बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी, राजेंद्र बाबू की आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर प्रवास की डायरी, भवानी दयाल सन्यासी की प्रवासी की आत्मकथा, राव संस्कृत्यायन की मेरी जीवनी यात्रा, डॉक्टर नागेंद्र की अर्धकथा आदि हिंदी की उल्लेखनीय आत्मकथाएं हैं। जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कृतियां प्रेमचंद्र घर में, शिवानी देवी, महाप्राण निराला पर लिखे हैं, महाप्राण निराला पर गंगा प्रसाद पांडे की, कलंक का सिपाही अमृत राय प्रेमचंद पर, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी शिव कुमार कौशिक, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद चित्रात्मक जीवनी, कमल किशोर गोयनका आदि। इनके अतिरिक्त इनके पूर्व लिखी गई राम नरेश त्रिपाठी की गांधी की जय कौन, गांधी जी कौन, व्यथित हृदय की पंडित जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी की लाला लाजपत राय, इंद्र
इंद्र, विद्यावाचस्पति की, चंद्रशेखर आजाद आदि भी इसी कोटि की जीवनियाँ हैं, इसी कोटि की जीवनियाँ हैं। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त। जब लेखक अपनी यात्रा के दौर देखे गए स्थानों का वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य कहते हैं। लेखक वर्ण विषय का वर्णन आत्मीयता तथा निजता के साथ करता है। जिस विषय का वह वर्णन करता है उसके साथ उसका जुड़ाव होता है तथा उसके अपने जीवन संदर्भ भी उसमें आते हैं। आत्मीयता तथा निजता का यह गुण निबंध शैली की भी विशेषता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यात्रा वृत्त की वर्णन प्रक्रिया निबंध की सी होती है, फिर भी यात्रा निबंध नहीं है, क्योंकि इसमें जिस किसी विषय का समावेश नहीं हो सकता, इसमें तो यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन ही अपेक्षित है। यात्रा वृत्त के लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन प्रायः स्मृति के आधार पर करते हैं, इसलिए किसी अच्छी यात्रा में संस्मरण की प्रवृत्ति भी रहती है। फिर भी यात्रा और संस्मरण एक दूसरे से भिन्न हैं। यात्रा में समय तथा स्थान का उल्लेख अनिवार्य होता है, किंतु संस्मरण में स्थान तथा समय का उल्लेख अनिवार्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों, दृश्यों अथवा घटनाओं से जुड़ी सामयिक स्मृतियों का वर्णन होता है, जबकि संस्मरण में अस्थायी एवं अमिट स्मृतियों का वर्णन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्णन की दृष्टि से यात्रा वृत्त निबंध और संस्मरण दोनों के कुछ गुणों को लेकर चलता है, फिर भी वह इन दोनों से अलग है। यात्रा वृत्त का लेखक यात्रा के विवरणों में स्थान, दृश्य, घटना तथा व्यक्ति आदि से संबंधित कटु एवं मधुर स्मृतियों का चित्रण कर सकता है। हिंदी में यात्रा वृत्त विधा को समृद्ध करने वालों में अज्ञे, अरे यावर रहेगा याद, अरे यावर रहेगा याद। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान। भगवत सरल उपाध्याय ओ दुनिया आदि मुख्य हैं। रिपोर्टाज देखिए, रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है तथा अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से इसका घनिष्ठ संबंध है। किसी घटना के यथा तथ्य विवरण को रिपोर्ट कहते हैं, जो प्रायः समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम रिपोर्टाज कह सकते हैं। रिपोर्टाज का लेखक रिपोर्टाज में युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़ आदि के दुष्परिणामों का आंखों देखा समाचार वर्णित करता है, पर इसका उद्देश्य सूचना देना भर नहीं होता है। इसके पीछे उसकी एक विशेष दृष्टि होती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य महामारी, बाढ़, अकाल आदि से उत्पन्न विषय स्थितियों से लाभ उठाने वाले मुनाफाखोरों एवं पर व्यंग करना होता है। वह ऐसे निज व्यक्तियों पर व्यंग कर मानव जीवन के विकास में सहायक जीवन मूल्यों के ह्रास पर चिंता प्रकट करता है और पाठकों को इनके विषय में सोचने पर बाध्य करता है। यूं तो रिपोर्टाज में विनाशकारी घटना के वर्णन पर लेखक की दृष्टि टिकी होती है और पात्र उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, तथापि मानव मूल्यों का नाश करने वाले कुछ पात्रों के अमानवीय कार्यों का वर्णन भी लेखक करता ही है। इस प्रकार एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि जब कोई समाचार केवल समाचार नहीं रहता वरन मानव मूल्यों से जुड़कर साहित्य की अस्थायी संपत्ति बन जाता है, तब उसे रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी के रिपोर्टाज लेखकों में शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मी चंद्र जैन, धर्मवीर भारती, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आएंगे सारांश पर, देखेंगे डायरी विधा को बाद में चर्चा करेंगे। ठीक,
इस इकाई में आपने हिंदी गद्य की विविध विधाओं की जानकारी प्राप्त की आशा है। इस इकाई का अध्ययन आपने ध्यानपूर्वक किया होगा। इसे पढ़कर आप गद्य की विविध विधाओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद अर्थात इस वीडियो को देखने के बाद आप साहित्य और वाङ्मय में अंतर समझ सकते हैं, साहित्यिक रचनाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, ज्ञान विज्ञान की प्रगति में के फलस्वरूप साहित्य में विकसित नवीन विधाओं को बता सकते हैं, गद्य की विविध विधाओं तथा नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी आदि के रूप को समझ सकते हैं। गद्य की विभिन्न विधाओं तथा यथा नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी आदि में अंतर कर सकते हैं। एक दूसरे से मिलती जुलती गद्य विधाओं यथा नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण में आप अंतर कर सकते हैं। ठीक, समझ सकते हैं। शब्दावली पाली वांग मतलब वाङ्मय किसी शब्द में रची गई समस्त की गई रचना, किसी भाषा में रची गई समस्त प्रकार की रचनाएं वाङ्मय के अंतर्गत आता है। परिज्ञान पूरा ज्ञान। आस्वादन किसी रचना के पढ़ने या देखने से मिलने वाला आनंद। सृजनात्मकता सृष्टि या रचना करने की क्रिया। विश्वकोश वह ग्रंथ जिसमें सभी विषयों या किसी विषय के सभी अंगों का विस्तार से वर्णन हो। इंसाइक्लोपीडिया संदर्भ ग्रंथ वह पुस्तक जिसमें किसी दूसरी पुस्तक में आई हुई किसी रूढ़ बात का स्पष्टीकरण हो। रेफरेंस बुक जिसे कहते हैं। आह्लाद आनंद किसी रचना के पढ़ने या देखने से मिलने वाला आनंद आह्लाद है। ठीक। अनुकरण नाटक में कवि द्वारा वर्णित पात्रों के क्रियाकलाप की अभिनेता द्वारा किए जाने वाली नकल। ठीक, अभिनेताओं द्वारा की जाने वाली नकल। रूपक में किसी पात्र के रूप, वेशभूषा, चाल ढाल आदि की नकल की जाती है। यह दृश्य काव्य का एक भेद है, नाटक इसका एक भेद है। ठीक। पाश्चात्य पश्चिमी दिशा का मतलब पाठ में पश्चिमी देशों के अर्थ में। ठीक। शास्त्री शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार। पराभाव मतलब पराजय या हार। उन्मूलन मतलब समूल नष्ट करना। ठीक। दृश्यवत्ता दृश्य रूप में उपस्थित किए जाने का गुण, दृश्य रूप में उपस्थित किए जाने का गुण। कैमरा ट्रिक कैमरा एक साथ एक ही व्यक्ति को एक ही समय में अनेक स्थानों पर उपस्थित दिखा सकता है। सामान्य व्यवहार में यह संभव नहीं है। इस प्रकार की विधाओं को कैमरा ट्रिक कहते हैं। ठीक। निष्पक्ष बात रहित निष्पक्ष बात रहित। ठीक। कल्पना रहित वर्णन करना जब उपन्यासकार उपन्यास लिखते हुए उसमें वस्तुओं तथा घटनाओं आदि का वर्णन विवरण देने लगता है तो उसकी यह शैली प्रत्यक्ष शैली कही जाती है। पात्रों के संवाद के माध्यम से घटनाओं आदि का परिचय या विवरण देना परोक्ष शैली कहलाता है। पूर्व दीप्ति कभी कभी पात्र के चरित्र को विकसित करने के लिए या घटनाओं को नाटकीय ढंग से रखने के लिए लेखक कभी पहले की घटित घटनाओं का पात्र विशेष के द्वारा स्मरण करता है और उनको वर्तमान घटना की पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल करता है। इस शैली को पूर्वदीप्ति शैली कहते हैं। किसी कही बात या तर्क का अन्य कथित बात या तर्क के साथ मेल कही हुई बात की प्रसंगानुकूलता। ठीक। संबद्धता एक बात से क्रम में दूसरी बात का जुड़ा होना, एक बात के क्रम में दूसरी बात का जुड़ा होना। तिरस्कार अपमान अनादर। ठीक। द्वंद्व दो पक्षों या आदमियों की लड़ाई। किसी व्यक्ति के मन में किसी विषय के बारे में भिन्न और विरोधी विचारों के उत्पन्न होने से अनिश्चित और तनाव की स्थिति। सम्यक
पूर्ण रूप से, सम्यक मतलब पूर्ण रूप से। ठीक। वांग बोधगम्य प्रश्न, अभ्यासों के उत्तर। ठीक। वांग्मय में सभी प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं, जबकि साहित्य में केवल उन्हीं रचनाओं का समावेश हो सकता है जिनके देखने, पढ़ने या सुनने से पाठक को आनंद की प्राप्ति होती है। सूचना, विवेचना, सृजनात्मक वर्ग गो में आने वाली सभी कृतियां वांग्मय कहला सकती हैं, पर इनमें से सृजनात्मक वर्ग की रचनाएं ही साहित्य में गिनी जाएंगी। ठीक। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम लोगों ने इस प्रकार हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का अध्ययन किया। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में हिंदी गद्य का प्रारंभिक स्वरूप और हिंदी गद्य का विकास को देखा है। ठीक। अध्ययन किया है, विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन किया है। तो आप सभी साथियों से आत्मिक निवेदन है कि इस वीडियो को हमारे दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग सहपाठी साथियों या अपने सहपाठी साथियों को शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक धन्यवाद।